लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार की 40 सीटों के लिए सियासी संग्राम चरम पर है। इसमें भी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की वुसात बीजेपी के बेहद सीटें अहम है, जिसमें 2019 में एनडीए ने 6 सीटों पर कब्जा किया था। अब उसी इतिहास को दोहराने के लिए मंगलवार को पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचे। यहां पर रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में सीमांचल में महाजंगल था और ऐसे में महाजंगल राज उस वक्त की याद दिलाई और ये भी कहा कि एनडीए के शासनकाल में सीमांचल का विकास हुआ है। पीएम मोदी ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ को बड़ी गंभीर समस्या बताते हुए सीएए लागू करने की बात कही है। वहीं मुस्लिम बहुल सीमांचल के पूर्णिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल पूर्णिया में पीएम मोदी ने घुसपैठ, सीएए, सनातन और राम मंदिर का जिक्र किया, तो इसके पीछे भी सीमांचल का सियासी समीकरण है। बिहार के सीमांचल में 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और हर चुनाव में यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण जमकर होता है। अब सीमांचल के सियासी संग्राम में पीएम मोदी ने हुंकार भरी है, तो देखना है कि क्या बीजेपी यहाँ 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में मंगलवार को बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बिना कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था तो सीमांचल में महाजंगल राज हुआ करता था, लेकिन एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सीमांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है। सीमांचल में घुसपैठियों ने आकर क्षेत्र के गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ों का हक मारा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। पीएम मोदी ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ की बड़ी गंभीर समस्या बताते हुए सीएए लागू करने की बात कही। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है, ये न डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर बहे से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मुस्लिम बहुल सीमांचल के पूर्णिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग राम मंदिर के लिए कहते थे कि देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर आज पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। कुंठा में घिरे कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं, सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। अब कुंठा में घिरे ये कांग्रेस के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। घमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं।
वहीं पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में जीतने पर संविधान बदलने के विपक्ष के आरोप को भी सनातन से जोड़ दिया। पीएम ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। वहीं साथ ही ये भी बता दिया कि देश के संविधान को बनाने वालों में करीब 90% लोग सनातनी थे। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले। दरअसल पूर्णिया में पीएम मोदी ने घुसपैठ, सीएए, सनातन और राम मंदिर का जिक्र किया, तो इसके पीछे भी सीमांचल का सियासी समीकरण है। बिहार के सीमांचल में 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और हर चुनाव में यहां धार्मिक ध्रुवीकरण जमकर होता है। मुस्लिम बहुल सीमांचल के बारे में एक बात कही जाती है कि इस इलाके में अगर सियासी सिक्का जमाना है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत की चाबी अपने पास लेनी जरूरी है। हर खेमा चाहता है कि पूर्णिया में जीत हासिल कर सीमांचल में अपना सिक्का जमाए। पूर्णिया लोकसभा में चुनावी अगणित का असर सीमांचल के 7 जिलों पर पड़ता है। पूर्णिया के अलावा सीमांचल में अररिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज और कटिहार जैसी लोकसभा सीटें भी हैं। सीमांचल इलाके की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर इस वक्त एनडीए का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से केवल एक किशनगंज की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM भी सीमांचल में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी ने सीमांचल में आरजेडी को बड़ा झटका दिया था। अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे से आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी विधानसभा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कई मौके पर सीमांचल की जनता को ओवैसी की दखलंदाजी से लेकर सचेत कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। उन्होंने वोटरों को आगाह किया है कि ओवैसी जैसे लोग सीमांचल में केवल वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब सीमांचल के सियासी संग्राम में पीएम मोदी ने हुंकार भरी है, तो देखना है कि क्या बीजेपी यहाँ 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। किशोर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, आपका स्वागत है। और साथ ही भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संदीप दुबे जी आपके साथ ही करते हैं। संदीप जी, आपसे मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बिहार के सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की, जनसभा में संबोधन अपना दिया और सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि आरजेडी ने बिहार का विकास रोकने का काम किया है और यहाँ की जनता इस बार इन्हें नहीं चुनेगी या नहीं वोट देगी? देखिए, अगर आप बात करें तो बिहार में किसान है, मजदूर है, गरीब है। बिहार में जो अनाज है उसकी कमी नहीं है। मक्के बहुत होते हैं बिहार में, आप चले जाइए सुपर फूड मखाना बहुत होता है। तो बिहार को बहुत कुछ देने की आवश्यकता है अभी भी। और बिहार कोई पिछड़ा नहीं है। मन क्रम वचन से बिहारी जहां भी है, भारत में किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में गया, वो बेहतर कर रहा है। दिक्कत क्या होती है कि बिहार के जो जड़ में जड़ जमाई जातिवाद बैठी हुई है और वो जातिवाद के पुरोधा जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उस बिहार को बढ़ने नहीं दिया। उन लोगों ने उस बिहार को भ्रष्टाचार में ढकेला। जब भी मौका मिलता है वहां पे सामंती व्यवस्था कायम हो जाती है। तो आज जरूरत है, बहुत मुश्किल से बिहार में शासन है। नीतीश जी को काम करने का मौका मिला है। जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कोशिश करी कि बेहतर शासन व्यवस्था हो, बेहतर बिहार बने, बेहतर बिहार में बेहतर परिकल्पना के साथ बिहार की स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव
हुआ है, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए वो अभी भी उस तरह से मैं स्वीकार करता हूँ कि वो बदलाव से अभी भी बिहार वंचित है। उस बिहार को बदलाव में के मुख्य श्रेणी में लेके आने की हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए सबसे बड़ी पहल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हुआ उतना विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इतना बदलाव हुआ? सरकार तो आपकी रही, फिर उसके बाद बदलाव की क्या गुंजाइश रह गई? नहीं, कांग्रेस और जो राजद के लोग हैं या उस तरह के वहाँ के जो तो उन्होंने कितना शासन किया है सर? अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री कई बार से बनते हुए आ रहे हैं, आप लोगों के गठबंधन से सरकार वहाँ पर चल रही है। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर कुछ वक्त के लिए ऐसा हुआ कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाई, इससे पहले तो आपकी ही सरकार थी, फिर क्यों विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ। हमारी जब सरकार रही तो आपको मैं बताऊं, आप गांव में चले जाइए, हर गांव में रोड है, आप हर गांव में पानी जो है, नल जल योजना है, आप गांव में चले जाइए, आज हर गरीबों के सिर पे छत है, और आप चले जाइए, आयुष्मान योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक वहाँ की सरकार पहुंचाने में सफल हुई है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सबसे ज्यादा मोटा अनाज होता है, और वहाँ पे तो पहले उसे गरीबों का खाना कहा जाता था, लेकिन अब वो अमीरों का भोजन आज पूरे देश में। और आपको याद होगा G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को, ठीक है, जो भी ये बताइए कि पूर्णिया में ऐसा क्या खास काम किया आप लोगों ने? सीमांचल में ऐसा क्या खास काम किया आप लोगों ने कि जनता आपको उन 60 सीटों पर जिताएगी, उन 7 सीटों पर कमल खिलाएगी, जिन पर पिछली बार आप लोगों के पास वो सीटें गई थी? 7 में से 6 सीटें आप लोगों के पास थी सीमांचल की। इस बार ऐसा क्या आप लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सीमांचल में हम लेके गए, हमने जो काम किया, देखिए हमने बड़ी नई शिक्षा नीति लेके आए, 3 तलाक था, GST था, हमने बिहार में महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति दी, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दी, गरीबों के सर पे हमने छत दिया, करोड़ों लोगों को नल से पानी जो की सुविधाएं दी, स्वच्छ भारत मिशन बिहार में बहुत अच्छे से चला। जो केंद्र सरकार की जितनी योजना है, वो चाहे राशन की ले लीजिए या जो भी योजनाएं थी, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। और वहाँ पे जो हमारे सांसद थे और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके बेहतर ढंग से उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंची। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन मैं अभी किशोर जी का रुख कर लेती हूँ। किशोर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। किशोर जी, देखिए अभी आपने संदीप दुबे जी को सुना, ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि उतना अभी विकास नहीं हुआ, ये उतना बदलाव नहीं आया बिहार में जितना आना चाहिए था। किसकी गलती है, किसकी खामी है, किसकी कमियां है? नीतीश कुमार तो लगातार मुख्यमंत्री बनते आए हैं कई बार से, उसके बावजूद अगर विकास उतना नहीं हो पाया तो इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा? नीतीश, देखिए मैडम, नीतीश कुमार जी के शासन काल में बिहार में विकास का बयार बह गया, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जल संचरण का क्षेत्र हो, नल जल का योजना हो, पुल पुलिया, परिवहन का सुविधा हो। मैंने आप देखिएगा प्रत्येक गांव में, मोहल्ला में, टोला में, पंचायत में, वार्ड में, पर प्रखंड मुख्यालय से जुड़ गया है, डायरेक्ट जिला मुख्यालय से जुड़ गया है, और जिला मुख्यालय से राजधानी पटना को जोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए जो सीमांचल का जो क्षेत्र है, दुबे जी बता रहे थे, सीमांचल का, हेलो, सुन रही आवाज? सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही, बताइए। सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया में अगर हम सवेरे में कोई सब्जी अगर काटते हैं खेत से इकट्ठा करते हैं तो वह 3-4 घंटा में मेरा पटना पहुंच जाता है, 3 से 4 घंटा में गुवाहाटी पहुंच जाता है, 3 से 4 घंटा में मिथिलांचल के क्षेत्र में मधुबनी पहुंच जाता है, जयनगर पहुंच जाता है। तो ये नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में विकास का बयार बह गया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। नहीं, तो अभी तो प्रधानमंत्री ने भी कहा ना कि आरजेडी के साथ जब आप थे तो जंगल राज था बिहार में। देखिए, आरजेडी के साथ हमारा कुछ मुद्दों पर
सरकार ठीक ठाक चल रहा था। हाँ। लेकिन जो सैद्धांतिक मुद्दा था, जो बिहार के विकास में हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ करना चाहते थे, इसमें आरजेडी के द्वारा वह दिल खोल करके हमारे सरकार को, हमारे नीतीश कुमार जी मुखिया को वह सहयोग नहीं दिए तेजस्वी जी। इसलिए हम लोग तेजस्वी का साथ छोड़ दिए। ठीक है। और ये परिवारवाद को बढ़ावा देने लगे। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपकी वहाँ से आवाज बहुत आ रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। प्रमोद जी का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रमोद जी देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं पूर्णिया में, जनसभा को संबोधित करते हैं और सीधे सीधे टारगेट पर या तो कांग्रेस रहती है या आरजेडी, और सीधे ये कहते हैं कि जंगल राज रहा आरजेडी के शासनकाल में, यानी कि आरजेडी का आना, जंगल राज वापस बिहार में लाना। तो कुल मिलाकर ये कि सीधे सीधे वार आप लोगों पे किया है, कैसे इसे देखते हैं? देखिए नेहा जी, जितना समय अभी आपने भाजपा और जदयू के प्रवक्ता को दिया है, हाँ। मेरी भी पूरी बात तो सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आज गया और पूर्णिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। कल ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जो आज ज्वलंत समस्याएं, हाँ। इन समस्याओं पर कभी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात किया करते थे, जिन वायदों को लेकर के केंद्र में सत्ता में बैठे, उन तमाम चीजों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विस्तृत रूप से चर्चा करने का काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पिछली बातों पर भी कुछ बोलेंगे, और जो वर्तमान जो ज्वलंत समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, इन तमाम महंगाई है, इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। लेकिन वहाँ वो जब आए तो दो विषय पर बोले, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं हमको लगता है कि बिहार से, क्योंकि लगातार इधर आ रहे हैं, एक सप्ताह में 2-3 बार आ चुके हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बिहार से जो है हमारी जमीन खिसकने वाली। पहली बात। दूसरी बात कि जब वो भ्रष्टाचार से बात करते हैं, अभी जब हमारी महागठबंधन की जो सरकार थी, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहते थे कि इन लोगों ने 33 घोटाले किए हैं। उन तमाम घोटालों पर अब तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उस समय हम लोगों की सरकार थी, तो वो आकर के गिना रहे थे कि 33 घोटाले किए हैं। अभी आप देखिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, 2014 से 2024 के बीच में लगभग 95% जो केस था ईडी का, वो विपक्ष के खिलाफ था। ये लोग आरोप लगाते थे विपक्ष के नेताओं पर कि किसी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। लेकिन आप देखिए तो उन तमाम भ्रष्टाचारी को एक एक करके वो अपने पाले में कर लिए। नहीं, ये बताइए, मुद्दे पे आइए ना, जो मैं पूछ रही हूँ कि जंगल राज की बात करके, ये देखिए विधानसभा चुनाव में भी यही देखने के लिए मिला था कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, और एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री अगर वहां पे आते हैं, फिर वही याद दिलाते हैं कि देखिए लालू के टाइम पे जंगल राज था यहाँ पर, और जब आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो जंगल राज रहता है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जाती है। क्या एक बार फिर से ये नैरेटिव सेट करके क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री? नेहा जी, इसी पर हम भी आ रहे थे। अभी तो भ्रष्टाचार पे आ रहे थे, उसके बाद जंगल राज पर भी हम आते। लेकिन आप बीच में प्रश्न किए तो तमाम भ्रष्टाचारी इनका यहाँ गए, वो राजा हरिश्चंद्र हो गए। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक ट्वीट और किया था, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2005 से 2023 के बीच और 2005 से पहले 1990 के बीच, उन तमाम आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए कि 2005 से 2023 के बीच में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा है। आज एक दैनिक अखबार में, जो प्रतिष्ठित अखबार है पटना की, उसने अपने रिपोर्ट में दिया है कि 2 माह के भीतर में पटना में 44 हत्याएं हुई है और 243 जो है गंभीर अपराध की घटनाएं घटी हैं। इसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगल राज की बात कहेंगे, क्योंकि जदयू के लोग अभी उनके साथ हैं। अब सवाल उठता है कि संजीव जी बोल रहे थे, मजदूर किसान की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2022 में एमएसपी मतलब किसानों की आय को दुगना करने की बात कही थी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेरोजगारी पर कुछ नहीं कहा। आईएलओ का जो रिपोर्ट है जिसमें
कहा गया कि कुल बेरोजगारों में 83% युवा है, 65% शिक्षित बेरोजगार है। ये लोग जब सत्ता में आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई को कम करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी और काला धन लाने की बात कही थी। अब बताइए कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार इनको देना चाहिए था। अगर एक रोजगार या नौकरी दे देते 20 करोड़ लोगों को, तो हमको लगता है कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को भी हो जाता तो कम से कम 100 करोड़ लोग जो है आत्मनिर्भर होते। ठीक ये तो कहते हैं कि देखिए बात तो है भूपेंद्र जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। ना बेरोजगारी पे बोला, ना रोजगार पे बोला, ना महिला सुरक्षा पे बोला, उन तमाम मुद्दों को नहीं छुआ, महंगाई पे भी नहीं बात उन्होंने की। अब सवाल इस बात को लेकर है, उन्होंने बात अगर की तो कांग्रेस आरजेडी को सनातन विरोधी बताया, गठबंधन के लोगों को राम मंदिर का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि गठबंधन के लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि संविधान बनाने वाले 90% लोग सनातनी थे और सीमांचल में हिंदू बनाम मुस्लिम की क्या वाकई एक बार जो राजनीति है वो फिर से उसी ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से की गई क्या? देखिए, मोदी जी जब सभा करते हैं या अपना स्पीच देते हैं, अपना संबोधन करते हैं जनता के बीच में, हाँ। तो वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप करते हैं। हाँ। अगर बिहार की परिस्थिति आप देखें तो हाँ। वहाँ पे या तो MY का फार्मूला चलता है और जो लालू जी की जो पार्टी है, जो तेजस्वी जी अभी इस समय कमान संभाल रहे हैं, उसमें जो मूल रूप से वहाँ पे विकास की अवधारणा शून्य हो जाती है। जब चुनाव आते हैं वो जातिगत हिसाब से वोट डालने लगते हैं और वहाँ जो कम्युनिकेशन है, जो मुस्लिम और पिछड़ा और दलित और यादव फैक्टर का, वो वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हाँ। और वो वोट लगभग सीमांचल क्षेत्र में जो 7 लोकसभा सीटें आती हैं और जो लगभग वहाँ की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनमें लगभग 25 लोकसभा सीटों में बड़े निर्णायक वोट, तो उसकी राजनीति वो उस हिसाब से उसको डिलीवर करते हैं। परिवारवाद पे इसलिए प्रहार है कि क्योंकि ईडी और इसकी जांच की जो एजेंसियां भी लगी हुई हैं, लेकिन युवा नेतृत्व में तेजस्वी जी एक अच्छे वक्ता के रूप में और एक अच्छी अपनी छवि के रूप में एक एनडीए को एक टास्क दे रहे हैं और उन्हीं के लीड पे इंडिया गठबंधन चुनाव भी लड़ रही है। तो निश्चित रूप से उसका जो पोलराइजेशन है वो मोदी जी ने अपने उद्बोधन में उनको उसमें कहा गया है। बात यहाँ पे सिर्फ उसी का है कि डाइल्यूट करने का वोट है कि जो मुस्लिम जो मुस्लिम पढ़ा लिखा है वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, वो राष्ट्रवाद की इशू से जुड़े और परिवारवाद की राजनीति। इसलिए वो कहते हैं कि एक ही पार्टी के द्वारा एक ही सारे संगठन और जितने भी पद हैं वो उन्हीं के द्वारा, परिवार के द्वारा है। तो ये एक मेंशन उनका शुरू से है, आज से नहीं पहले से है। तो इसके बारे, क्योंकि जब चुनाव आता है, क्योंकि मैं भी कई बार गया हूं वहां पे जनता के बीच में देखा, जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में बिल्कुल जातिगत हिसाब से ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन उस चीज को गहन को उन्होंने 2000 जब पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी तोड़ा था और उससे उन्होंने लगभग 39 सीटें जीती हुई थी। तो ये जो उनका बाद में, और ये इसलिए विकास की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो विकास के आंकड़े करेंगे तो जो नीतीश जी थे और वो अभी आरजेडी के साथ सरकार बनाए हुए थे, फिर उनका जो 7 बार का मुख्यमंत्री का बनने का प्रक्रिया है और वो जो डाइल्यूट होते रहते हैं इस पहलू में उस पहलू में जहाँ पे वो अपना स्थान देखते हैं और चुनाव के हिसाब से, इस कारण क्या होता है वो जो विकास की योजनाएं होती है वो स्थायी सरकार के कारण डिलीवर नहीं हो पाती जनता के कारण। तो इसके कारण उन्होंने उस चीज को, मर्म को समझा कि जो उस विचारधारा से या उस चीज को, मर्म को समझते हैं कि जातिवाद राजनीति हो रही है, परिवारवाद राजनीति हो रही है। तो इसके कारण उनका, क्योंकि ये चुनाव जो है मोदी के चुनाव के कारण लड़ा जा रहा है, मोदी के बेस पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने वहाँ के कई, जैसे वहाँ के एक लोकसभा के चौधरी जी का टिकट काट दिया जो केंद्र में मंत्री थे। तो ये सब चीजें हैं जो एक निर्णायक ध्रुवीकरण का, और जो केंद्र राजनीति का जो केंद्र है एनडीए का वो मोदी जी, और मोदी जी इस चीज को समझते हैं अच्छी तरह से कि ये इलेक्शन मेरी कैंपेनिंग के द्वारा है और मुझे किस जगह पे किस पॉइंट को डिलीवर करना है। तो उनका तो शुरू से ही टारगेट रहा है आरजेडी। मुद्दे की बात ये कि देखिए, एक प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि
वो दूसरों को बता दे कि तुम सनातन विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, तुम राम मंदिर के विरोधी हो, तुम जो गठबंधन तुमने किया है वो ठगबंधन है। ये बातों को सुनने के लिए जनता नहीं है सर, वो रिपोर्ट कार्ड चाहती है, वो 10 सालों का जो आपने किया, जो आपने काम किया। तो ये क्या बताने की कोशिश और इसको किस ट्रैक पर लेके जाने की कोशिश की जा रही है पीएम की तरफ से? देखिए, हम शायद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाव को समझना चाहिए। उन्होंने गरीब, दलित, वंचित एवं पिछड़ों की बात करी। उन्होंने बात करी कि ये लोग कैसे गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ों का हक मारते हैं, कांग्रेस के लोग और जो ये इंडिया गठबंधन बना के बैठे हुए लोग हैं। और ये सहर सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि 90% योजनाओं के धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज बहुत अच्छी बात जेडीयू के साथी बोल रहे थे कि भाई गांव में सड़क है, गांव में आज बिजली पहुंच रही है, आज गांव में नल से जल योजना है। तो ये सारा काम तो करा हुआ है और ये केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पे नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि देखिए 70 सालों तक कुछ नहीं हुआ? नहीं तो फिर ये क्यों कहते हैं आप लोग कि 70 सालों तक कुछ नहीं हुआ? तो क्या 70 सालों में सड़कें नहीं बनी थी? बात इसलिए कहते हैं, डर इसलिए लगता है कि स्टेशन पे बाहर निकलते ही व्यक्ति लूट लिया जाता है। डर इसलिए लगता था कि अगर सुंदर लड़की दिख गई कहीं जा रही है तो उसका अपहरण हो जाता था। डर इसलिए लगता था कि नेता ही डॉक्टरों का अपहरण कराते थे और छुड़वाने के लिए रंगदारी लेते थे। डर इसलिए लगता था कि बिहार की जो स्थिति थी वो ये मतलब थी, इससे पहले जो सरकारें रही वो सब अपहरण कराते थे, लूट खसोट करते थे, फिरौती करवाती थी। सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये बात तो नीतीश जी ने भी कहा कि याद करिए, सबको याद कर लेना चाहिए। तो एक अच्छा सरकार, अच्छी सरकार, एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी शासन और जन। ठीक है प्रमोद जी, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सत्ता में आना। क्या करिएगा फिर? कैसे जनता को यकीन दिलाइएगा कि नहीं नहीं हम अब वो आरजेडी नहीं है जिसपे यह गंभीर आरोप लगते थे, अब बदल चुका है, चेहरा भी बदला है और अब हालात भी बदले हैं। देखिए, सबसे पहले संदीप जी जो बात बोल रहे थे क्राइम पर तो अभी हम पहले भी बहुत सारी बातों को रखने का काम किए। और अभी जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए वो लोग जो है मतलब भाजपा की ओर इशारा करते हुए कि वो लोग इनके बारे में क्या क्या बोलते हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह जी, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रहरी के रूप में याद किए जाते हैं लालू प्रसाद यादव। तो एक दोनों के बीच में इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन है। और दूसरी बात है, ये लोग बिहार को जो है ना बदनाम करने की साजिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी तक वो हमने तो स्पष्ट रूप से कहा ना, 1990 से 2005 और 2005 से 2024 के बीच के आंकड़ा को आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम एक डाटा जो आज के अखबार में छपा है उसका भी डाटा देने का काम किए। उसके अलावा आप देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे संदीप जी, महिला सशक्तिकरण की बात ये लोग करते हैं। 17 उम्मीदवार इन्होंने देने का काम किया, लेकिन एक भी महिलाओं को प्रत्याशी इन लोगों ने नहीं बनाया। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, न्याय के लिए सालों भर 1 साल से अधिक समय तक भारत के किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन ये किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा होता है उन सब मुद्दों पर से ये हट जाते हैं। हमारे नेता ये लोग जो है M-22 समीकरण पर बात करते हैं। हमारे नेता शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग A to Z की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोगों ने जो सीट दिया है लोगों का, उसमें A to Z की झलक है। महिलाओं की देखिए कितनी ज्यादा हम लोगों ने सीट देने का काम किया है। संदीप जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं किशोर जी का रुख करती हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है, जो जमीनी हकीकत है वो उससे कोसों दूर है। नेहा जी देखिए, बिहार की जमीनी हकीकत क्या है वो समझने की जरूरत है। जमीनी हकीकत है कि वहाँ का युवा नौजवान बिहार से बाहर चला जाता है, बाहर जाके काम करता है। सबसे पहले वो है कि बिहार के पास रहे, बिहार की धरोहर बन के रहे और बिहार के लिए सोचे और बेहतर करे। बिहार में पंक्ति में खड़ा हो जाएगा और नीतीश जी ने ये काम किया। पहले हम जितने लोग जो बिहार से बाहर गए हैं वो सब लालू जी के राज में गए, वो जो पूरे बिहार और देश के कोने कोने में लोग दिखते हैं। कोई बिहार में जाके अपना उद्योग धंधा नहीं लगा सकता। एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा हुई है। केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि जो उसकी
जिससे होते थे वो जवाब दे लीजिएगा। जी। चला पाए। तो बिहार को याद है, बिहार के लोगों को याद है, और आज नया बिहार जो बन रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जितने केंद्र की योजनाएं सब धरातल पे उतर रही है, और इसमें फख्र है। और इसलिए आज गरीब, दलित और वंचित और पिछड़ों का हक वहां मारा नहीं जा रहा है, उनको उनका हक मिल रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आज बता रहा हूँ, जैसे ही सरकार और पार्टी आती है वहाँ लूट खसोट मार पिटाई बढ़ जाती है, वहाँ पे वो स्थिति हो जाती है। अब क्राइम कंट्रोल है, पूरी तरह से कंट्रोल है। निजात दिलाने के लिए लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ हमेशा एनडीए गठबंधन को चुना, और एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी वहाँ पे सरकार ने वो चाहे उन्नत कृषि ले लीजिए या प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ले लीजिए, सुरक्षा बीमा योजना ले लीजिए, ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से मेक इन इंडिया ले लीजिए, बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सुन लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल मंत्री बिहार में कई कारखाने देने का काम किया। इससे पूछिए कि 17 वर्षों के शासनकाल में बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेतिया की जो चीनी मिल है, अगले साल जब हम आएंगे तो उसी चीनी मिल से उत्पादित चीनी से हम चाय बना के पियेंगे। तो इनसे पूछिए कि क्या वो चीनी मिल शुरू हो गया? कितना फैक्ट्री देने का काम किया? 17 साल में कितने लोगों को यहाँ ला करके पुनर्वासित करने का इन लोगों ने काम किया है। सिर्फ अच्छी बातें कर लेने से समाज का विकास नहीं हो जाएगा। और जहाँ तक रहा बिहार के विकास का, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात इन लोगों ने की थी, विशेष पैकेज देने की बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के सामने अनुनय विनय करते हुए नजर आए कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए, वो भी उनसे नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, सांसद गांव को गोद लेने की बात करते हैं, तो इनसे पूछिए कि जो सांसद ने गांव को गोद लिया था वो अभी गोद में ही है या चल फिर रहे हैं? सिर्फ बात कर लेने से नहीं होगा, जो वास्तविक हकीकत है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो 17 महीने का जो काम रहा, वो पूरा बिहार और देश का युवा वर्ग जानता है कि उन्होंने क्या करने का काम किया। एक इतिहास रचने का काम किया। मात्र 70 दिनों के भीतर एक विभाग में 2.25 लाख नौकरी देने का काम किया। उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। आज तेजस्वी, रोजगार का मतलब है तेजस्वी। किसी भी युवा वर्ग से आप जाकर के पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि नहीं हमको भरोसा है तेजस्वी जी पर, जब वो आएंगे तो रोजगार लाएंगे, नौकरी देंगे। ठीक है, क्या कब आएंगे, कब रोजगार लाएंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन किशोर जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में घुसपैठ का जिक्र किया कि बिहार में घुसपैठ होती है, CAA का जिक्र किया, सनातन का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया। लेकिन आपको क्या लगता है, ये घुसपैठ ये कितनी बड़ी समस्या है, खासतौर पर सीमांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए? इस पर रोक लगाना कितना जरूरी है, और क्या वजह है कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है? किशोर जी, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में CAA का जिक्र किया, घुसपैठ का जिक्र किया, सनातन का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन घुसपैठ पर लगाम लगाना इस वक्त आप कितना जरूरी समझते हैं बिहार के लिए, खासतौर पर सीमांचल के लिए? देखिए मैडम, सीमांचल में किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार, इन सब सीटों पर एनडीए भारी बहुमत से विजय होने जा रहा है। और बोखलाहट में महागठबंधन के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो मधेपुरा सुपौल में क्या स्थिति रहेगी सर? मधेपुरा सुपौल निकाल नहीं पाएंगे क्या? हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ मैडम, चुनाव आकलन के अनुसार और हम अपने समझ के अनुसार बिहार में 40 सीट है, 40 में 40 एनडीए का भारी बहुमत से विजय होने वाला है। और एनडीए 40 सीट पर चुनाव जीतेगा। कल हम लोग मधेपुरा में नॉमिनेशन में थे, यहाँ जनता की अपार जीत थी। हमारे दिनेश यादव जी का नॉमिनेशन था, इस कार्यक्रम में हम लोग थे। सुपौल में भी यही हाल है, हम सुपौल जीतेंगे, मधेपुरा जीतेंगे, दरभंगा भी जीत रहे हैं। महागठबंधन का कहीं भी खाता खुलने देना नहीं जा रहा है। आज आप नोट कर लीजिए,
यहाँ जी आप जवाब देने दीजिएगा। आज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो विकास हुआ है और दबे पिछले लोगों का जो युवान नहीं हो ना, रहा तो है, ये तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि देखिए घुसपैठ को आप रोक नहीं पाए, आप महंगाई को रोक नहीं पाए, आप CAA जो है प्रधानमंत्री कहते हैं लागू होगा, कैसे लागू होगा उसकी रूपरेखा तैयारियां, और क्या आप लोग उसके लिए तैयार है क्या, ये बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी महंगाई पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास किए और महंगाई पर नियंत्रण भी पाया गया है। अब कहिएगा जो पूर्णतः नियंत्रण, कांग्रेस का अगर सरकार बन जाए, महागठबंधन का अगर सरकार रहता, तो क्या प्याज जो है अभी मार्केट में 10 रुपए किलो प्याज दे देता महागठबंधन वाला। तो महंगाई को नियंत्रण करने में ये कांग्रेस वाला महागठबंधन वाला क्या है, जो तेल अभी 100 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में, उसको 40 रुपए किलो 20 रुपए किलो हमको दिलवा देंगे, जनता को मुहैया करवा देंगे। तो ये कमोबेश जो जनसंख्या, जो हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसमें स्वाभाविक तौर पर महंगाई कुछ न कुछ तो बढ़ेगा ही। इसमें भरसक हमारे जो एनडीए वही मैं कह रही हूँ ना कि जनसंख्या बढ़ रही है और ऊपर से घुसपैठ भी अगर हो रही है तो ये तो दिक्कतों को और बढ़ाता है। इसको क्यों नहीं रोक पा रहे आप लोग? हम लोग रोक पा रहे हैं, हम लोग भरसक रोक पा रहे हैं और हम लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। महागठबंधन वाला कभी सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी की बात करते हैं, कभी सनातन। और बिहार में कह रहे हैं, बिहार में कौन सी विकास हुआ, बिहार में क्या नहीं हुआ, तो बताइए। दुबे जी से पूछिए, इन महागठबंधन वाले से पूछिए, तो बिहार में आपको कहाँ कामयाब देख रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं इसका वर्णन 2 घंटा में भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सुन लिए हम। और मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ हो रहे हैं कि ये लोग 40 बिहार में 40 की 40 सीटें, देश में 400 से पार, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो दो मंच पर बोल दिए कि 4000 से भी ज्यादा MP। आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री सरकार से मतलब बोल देने से ठीक हो जाएगा, जो बोल देने से हो जाएगा। उसके लिए जनता में दिखलाना पड़ेगा ना कि आप क्या काम कर रहे हैं। 400 की अभी 2020 के चुनाव में हमारे नेता ने जो कहा उसको उन्होंने महागठबंधन की सरकार में पूरा करने का काम किया। हम लोग तो ये नहीं ना कहते हैं कि हम लोग 35 रुपए पेट्रोल देंगे और सरकार में आने के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो जाती है। हम लोग तो ये जो कहते हैं उसका अनुसरण करने का काम करते हैं। जनता इस बार अगर मौका देगी, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा या 40 से ज्यादा जो है जो पड़ा हुआ है देश में, पद रखने का क्या इस पर तो बताइए ना कि ये रिक्त पद क्यों खड़ा रहा। और सरकार में आते हैं नौकरी और रोजगार देने के नाम पर, और जैसे ही सरकार बनती है 2014 में अब बताइए कि कैसे युवा क्या करे। अगर आप बिहार में, अगर आप 17 वर्षों की आपकी सरकार थी, बिहार में आप इंडस्ट्री लाते और बनाते, तो बिहार के हार तो तब हो गया जब टिकट बांटने में आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी टिकट बांटने में सभी पार्टियां का टिकट बच गया और इनके पार्टी में धन बल को खोजा जाता था, जो कहाँ से सामाजिक समीकरण को देखते हुए की बात है जो भाजपा के लोग एक करके किशोर जी मैं आ रही हूँ। किशोर जी अब सुनते राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, विरोधी दल का नेता विधान परिषद में ये श्रीमती राबड़ी देवी, विपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मीसा भारती जी। अरे ये तो परिवारवाद में
चुनाव प्रचार में आते हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे को मंत्री बनाए हुए जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार में आते हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए ना सर प्लीज, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। प्रमोद जी ठीक है, प्रमोद जी जनता देख रही है, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, प्लीज प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं लौटती हूँ। और ये ठीक है, किशोर जी। में आकर डूबे हुए हैं। हाँ, इनको जनता के पास मोरल नहीं है जो हम जनता के पास जा करके हम अपना ब्रीथ करें। हाँ ठीक है भूपेंद्र कुमार जी, ठीक है सर, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र कुमार जी, सवाल इस बात को लेकर सर, खास तौर पर देखिए क्योंकि हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात अभी सीमांचल की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। सीमांचल का जातिगत समीकरण क्या कहता है सर, और बेसिक मुद्दा सीमांचल में क्या घुसपैठ और सीएए या सनातन जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, ये एक बड़े मुद्दे हैं या वाकई वो मुद्दे जिनका जिक्र नहीं किया गया रैली में? देखिए, अगर हम राजनीति के पुरानी पृष्ठभूमि में देखें तो 1989 में जब राम रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, और उस समय बीजेपी को एक अपूर्व बहुमत मिला और इस वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, और अभी जो रामनवमी, कल रामनवमी है, चैत मास चल रहा है और 500 वर्ष के बाद राम मंदिर की स्थापना हुई है और कल जो रामनवमी का उत्सव है, तो वो सनातन का वो राजनीति से, धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। और वो जो जातिगत जो डिवीजन है बिहार में, जो बटा हुआ वोट है, उसको वो हिंदुत्व और सनातन के हिसाब से एक साथ कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सनातन की बात की। दूसरी बात जो घुसपैठ की बात है, घुसपैठ और सीएए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये बीजेपी के घोषणा पत्र में रहे। आप अगर सन 1980 में पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने 3 ही वो रखे थे, 370 राम जन्मभूमि और समान आचार संहिता लागू करना। तो देखिए उन्होंने 19 में 370, 2019 में 370 हटा दी और राम मंदिर ये जनवरी में स्थापना कर दी 22 जनवरी को। अब उनका जो समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो उन्होंने यूसीसी लागू, क्योंकि अगर ये नहीं लागू किया तो जो बीजेपी की राजनीति है वो सनातन हिंदुत्ववाद की, तो वो राजनीति कहाँ स्थिर हो पाई। तो ये तो देश की सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक है कि हम हर आज रोहिंग्या मुसलमान हो या किसी भी शरणार्थी के लिए हम जो लागू करने वाली जो पद्धति है, तो भारत में कोई ऐसा रही नहीं कि उदारवादिता इतनी रही कि एक छोटा सा देश अगर वहां से नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए भगाता है तो भारत उसको शरण दे देता है। तो इसके प्रति एक संदेश दिया है भारत सरकार ने और उनको एक संरक्षण की भी एक छवि बनाई है कि हम उन इस्लामिक देशों से जहाँ पे हिंदू और जो अल्पसंख्यक है वहां के और जिसमें 6 जाति हैं, उनके लिए हम यहाँ पे नागरिकता देंगे, उसका इन लोगों ने विरोध भी किया क्योंकि ये अपने वोट को मुस्लिम वोट का अगुवाई मानते हैं। तो ये जो राजनीति है एक चरम सीमा पे है इस समय। और ये जब 24 का जो चुनाव होगा तो जो मोदी जी उसको कर रहे हैं, और मोदी जी की सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्टेबिलिटी की चुनाव है। आज आप कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र देखें, कांग्रेस में देखिए 32 लाख ओपीएस स्कीम लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 लाख रुपए महिलाओं को तो देने के लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास। और लेकिन यहाँ पे देखिए विश्वसनीयता देखिए आप कहाँ पे है, तो टेस्टेबिलिटी यहाँ पे मोदी जी की ज्यादा भारी पड़ रही है। नहीं, लेकिन यहाँ पे जाना सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40% मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर जो एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में वहाँ पे सीएए का मसला उठाना, घुसपैठियों का मसला उठाना, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर ये उल्टा पड़ सकता था? क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास 6 सीटें थी 7 में से। देखिए ये उनके जो संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, उस चीज को बताएंगे कि यूसीसी जो है सीए कानून है, सीए कानून क्या है एक्चुअली। ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं है, देने का अधिकार है। जो एक भ्रम की स्थिति है जो ये फैलाई जा रही, तो ये जो संगठनात्मक जो बीजेपी है और बीजेपी के जो विचारधारा से जुड़े संगठन है उसको वो बूथ लेवल पर कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, राष्ट्र जो उनकी जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो,
ये सब मुद्दे उन्होंने राष्ट्रवाद पे केंद्रित कर दिए। उन्होंने एक राष्ट्र को एक यूनिट बना दिया और उन्होंने कहा कि सारी यूनिटें ये राष्ट्र के लिए समर्पित होनी चाहिए। तो ये जो राष्ट्रवाद का उनका जो जयघोष है मोदी जी का, वो उसके प्रति इनको किस तरह से जवाब देना है। जैसे एक महिला का 33% का जो रिजर्वेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आरजेडी ने है वो सबसे ज्यादा महिलाओं को 6 महिलाएं उतारी है वहां पे, और जो एनडीए की तरफ से शायद एक ही महिला है। तो ये जो है एक महिलाओं का अधिकार का जो अभी वक्ता ने भी बोला है उनकी तरफ से, ये बिल्कुल बात है कि जहाँ पे अगर समान जो 50% आबादी जो महिलाओं की वोट की जो 50% है उसकी जो भागीदारी है, तो वहां पे एक सुनिश्चित तरीके से। लेकिन फिर मैं वो बात कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है ये विश्वसनीयता का है कि व्यक्ति की टेस्टिबिलिटी कितनी है। तो मोदी जी एक नीचे तबके तक, गरीब से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच गए हैं और उनको वो व्यक्ति जानता है। अब आप देखिए उनकी जो कम्युनिटी का जो उनका मैसेज करने का होता है, चाहे वो युवा हो, चाहे यूथ हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे किसान को हो, सारे चीजों में वो एक कम्युनिटी के साथ संवाद करते हैं। और उस संवाद का जो लीडिंग अथॉरिटी होती है, उनकी जो प्रतिनिधित्व करने वाली क्षमता होती है, तो वो उनके साथ संवाद करके उसको संदेश में डाइल्यूट करते हैं और वो मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में परिवर्तित करके अपनी पार्टी को लीडिंग बनाते हैं। ये उनकी एक कला है। और ये चुनाव, अब वो चुनाव ट्रेडिशनल चुनाव तरीके से नहीं रह गया है। मोदी जी इस चुनाव को हमेशा जो उनका पारंपरिक वोट होता है, जैसे चाहे आदिवासी वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट, उसमें उन्होंने सेंध लगाई है। उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए तलाक लगाने जैसे ऐसे कानून, कई चीजें उन्होंने लाए हैं कि जो उनने उसको डिवीजन किया है और उसके प्रति लोगों को सोचने में विवश किया है। ये उनकी संदीप जी, और इस चुनाव को पारंपरिक न लड़के एक ट्रेडिशनल रूप में लड़ना पड़ेगा। ठीक है संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर, जहां मुस्लिम आबादी तकरीबन 40% थी, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन 6 सीटें आती है 7 में से, तो अगर विपक्ष ये कहता है कि मुस्लिम विरोधी है या अल्पसंख्यक विरोधी है, तो क्या ये एक करारा जवाब है जो 2019 में भी जनता ने दिया सीमांचल की? देखिए, 2 बातें निहायत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जनता को सब पता होता है। जनता को ये पता है कि सरकार की योजनाएं अब कोई लूटता नहीं है। जनता को ये पता है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। जनता को ये पता है कि मोदी की गारंटी चलती है। आज देश का प्रत्येक बच्चा या बड़ा या छोटा, उसको पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मोदी जी की जो गारंटी चल रही है वो इसी बात की गारंटी है। तो जनता पूछेगी ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो आपने तो ये भी कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई खत्म हो गई क्या? आपने तो ये कहा था। मैं नहीं कह रही, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि गति से बढ़नी चाहिए, कम हुई। विश्व के और देशों में आप जाके देखिए महंगाई की क्या स्थिति है। आप पड़ोसी मुल्कों में जाके देखिए। आप क्यों नेहा जी, हम सब भूल रहे हैं कि 5 साल की सरकार में 2 साल तो कोविड को चला गया और पूरा विश्व कैसे 5 साल नहीं सर 10 साल हो गए। भारत में कुछ है ही नहीं। आज गांव में चले जाइए, गांव में महंगाई दर कम है, बनस्पत शहर में थोड़ा बहुत है। 2014 से 2024 10 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। तो हाँ। ये जो हमारी ये लास्ट 5 साल की जो सरकार रही, 2 साल इसमें कोविड का चला गया। 2 साल कोविड का चले गया, उसमें 8 साल तो जोड़ेंगे ना। 8 साल में कितनी महंगाई कम हुई, क्या हुआ, इसका तो आंकड़ा देना पड़ेगा ना आपको। प्रश्न बन के सभी के सामने खड़े, वो चाहे आप परिवार चलाती हो या यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश चलाते हो, तो ये दोनों के सामूहिक प्रयास से ही तो होगा। हम लोगों ने जो बातें कही है वो सारी बातें लगभग पूर्ण कर दी। वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, सीमांचल की जनता आपको क्यों वोट दे, की मुद्दा हो, सीमांचल की जनता आपको क्यों वोट दे? ये तो चलिए 2019 से पहले की बात हो गई। 3 तलाक वाला मसला तो 2019 से पहले की बात हो गई। अगर 40% मुस्लिम आबादी है तो आपने मुस्लिमों के लिए खास तौर पे क्या किया? सीमांचल की जनता आपको क्यों वोट दे? मैम, इसलिए वोट दे सीमांचल की जनता, वो मुस्लिम की बात नहीं हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गरीब तबका जो भोजन के लिए रहती थी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, उनके जनधन से वापस बुलवाया। सरकार की सारी योजनाएं उनके अकाउंट में पहुंच रही है। को सहज स्वीकार करने की जरूरत है और कोई बिचौलिया अब उनके धन को लूटता नहीं है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस चीज को सहज स्वीकार करना चाहिए और नीतीश जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारा है। इसलिए बिहार जात पात से ऊपर उठकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दे रहा है। और ठीक कहा मेरे भाई ने जेडीयू के, इस बार संपूर्ण बिहार में हम
सभी सीटों पे अपना जो उम्मीदवार हमने उतारा है, वो सभी उम्मीदवार हमारे भारी मतों से जीत रहे हैं। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।